इजराइल फ़लस्तीन के बीच में ये जो विवाद है, ये जो जंग है, इसको इतिहास से हम अलग नहीं कर सकते। युद्ध रोकने का एक मौका, एक सवाल उठा कि क्या आप युद्ध रोकने के पक्ष में है कि नहीं है? क्या आप उन बच्चों को बादलों में खेलने के पक्ष में है कि नहीं है? और मोदी सरकार ने ये कहा कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। 90 साल के बुजुर्ग नेता जम्मू में एक मीटिंग आयोजित करना चाहते थे फ़िलिस्तीनी लोगों के पक्ष में, और उनको पकड़ के थाने में रात भर बंद किया जाता है। फेसबुक में किसी ने अपना अपडेट किया, किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस रखा, तो उनको जो है उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाता है, वो जेल चले जाते हैं। हिंदुस्तान के लोग भी दुनिया भर के लोगों की तरह अमन और शांति के पक्ष में हैं। इजरायली जो जुल्म गजा में किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ खड़े हैं। इजरायल एक ऐसा मुल्क है जो 70 साल से जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो इंटरनेशनल जो UN रेजोल्यूशंस है, इसको इग्नोर करके, इसको वायलेट करके जो है अपना कब्जा फ़िलिस्तीनी ज़मीनों पे जमा रखा है। लेकिन शुरुआत में मैं भी एक कविता से करना चाहूँगा, क्योंकि इतिहास के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, और सच पूछिए तो इजराइल फ़लस्तीन के बीच में ये जो विवाद है, ये जो जंग है, इसको इतिहास से हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन आज हम सब के सामने, दुनिया भर के लोगों के सामने जो चुनौती खड़ी है, वो ये है कि बेरहमी से बहुत बड़े तादाद से लोगों को मारा जा रहा है फ़िलिस्तीन में, गजा में। एक छोटे से इलाके में इतनी भारी बमबारी हो रही है, इतनी क्रूरता से दिन रात इजरायली हमले हो रहे हैं। पूरी आबादी को जीने का, अपने आप को बचाने का, वहाँ से महफूज निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है। और इस सवाल को लेके यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव पेश किया गया, सिर्फ और सिर्फ इतिहास के सवालों को दरकिनार करते हुए, एक तरह से एक इंसानियत का जो सवाल है। और ये छोटी सी कविता अंग्रेज़ी में किसी ने मुझे भेजा था। गसान कनाफनी, जो पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़िलिस्तीन उनके नेता थे, 2072 में उनका कत्ल किया गया। 3-4 पंक्तियाँ अंग्रेज़ी में, मैं 3-4 लाइन है बल्कि, उसका हिंदी में मैंने अनुवाद किया। माफ़ कीजिएगा सही अनुवाद है कि नहीं, लेकिन वो लिखते हैं कि मेरी, और इसको आप समझ लीजिए फ़िलिस्तीनी बच्चों के नाम या फ़िलिस्तीनी और इजरायली बच्चों के नाम। मेरी ख्वाहिश है कि बच्चे कभी ना मरे, मेरी ख्वाहिश है कि बच्चे कभी ना मरे, मेरी ख्वाहिश है कि जंग छिड़ते ही उनको आसमान में पहुंचाया जाए, और जब महफूज वो घर लौटे और माँ बाप पूछे कि तुम कहाँ थे, उनका जवाब होगा कि हम बादलों में खेल रहे थे। दोस्तों, मरने वालों की फहरिस्त में बच्चों का जो हिस्सा है वो लगभग आधा है। और संयुक्त राष्ट्र के सामने सवाल उठा कि भाई एक ऐसा जंग, एक ऐसा खतरनाक जंग जो हमारे आंखों के सामने चल रहा है, जहां पे आम जो सिविलियंस हैं भारी मात्रा में उनको मारा जा रहा है, बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि कम से कम एक इस पे विराम हो, ताकि सिविलियंस अपने आप को बचा लें। और साथ साथ उसमें ये भी कहा गया कि जंग जो है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक कायदे कानून होता है, जंग लड़ने का भी एक कानून है। और इस प्रस्ताव में इल्तिजा यही थी कि भाई जंग जो लड़ रहे हैं लोग, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इसके तहत वो जंग लड़े। जिसका मतलब कि आप
सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे, आप सिविलियंस को अपने घर छोड़ने पे मजबूर नहीं करेंगे, आप ऐसा ऐलान नहीं करेंगे कि भाई एक भी बूंद पानी, एक भी दवाई की पत्ती हम गजा के अंदर घुसने नहीं देंगे। प्रस्ताव में सिर्फ ये बातें रखी गई थी, साथ में दहशतगर्दी का और बेलगाम बमबारी को की जम के आलोचना उस प्रस्ताव में थी। तो ये कहना कि भाई इस प्रस्ताव में दहशतगर्द हमलों की आलोचना नहीं थी इसलिए हम इसके समर्थन में वोट नहीं दे सकते, एकदम बेबुनियाद और गलत बात है। मीडिया में लिखा गया कि भारत ने एब्सटेन किया। हकीकत यह है कि भारत के सामने युद्ध रोकने का एक मौका, एक सवाल उठा कि क्या आप युद्ध रोकने के पक्ष में है कि नहीं है, क्या आप उन बच्चों को बादलों में खेलने के पक्ष में है कि नहीं है। और मोदी सरकार ने ये कहा कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। और कितनी शर्म की बात है ये। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो 3000-4000 साल पुरानी इतिहास और विरासत, भारतीय गणतंत्र का जो 70-75-80 साल की जो इतिहास है, इसको ठुकराते हुए हमारी सरकार ने ये फैसला ली कि हम अमन के पक्ष में नहीं खड़े होंगे। इसीलिए मैं समझता हूँ इस मीटिंग की अहमियत ये है कि भाई सारी दुनिया में बड़े बड़े जुलूस जलसे निकल रहे हैं। हिंदुस्तान वाहिद एक मुल्क है जहाँ पे आम शहरी को एक शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालने का अधिकार छीना गया है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक 90 साल के बुजुर्ग नेता जम्मू में एक मीटिंग आयोजित करना चाहते थे फिलिस्तीनी लोगों के पक्ष में, और उनको पकड़ के थाने में रात भर बंद किया जाता है। फेसबुक में किसी ने अपना अपडेट किया, किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस रखा, तो उनको जो है उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाता है, वो जेल चले जाते हैं। जुलूस की बात तो छोड़िए, जो बड़े बड़े हमने डेमोन्स्ट्रेशन जिसका जिक्र जो है वाजपेयी जी कर चुके हैं, लंदन में, फ्रांस में देखे हमने, मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में देखे। हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारी सरकार ने तय किया है कि भाई ये एक ऐसा सवाल है जो एक ख़तरनाक सवाल है। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के लोग फ़िलिस्तीन के समर्थन में अपनी आवाज़ उठाएं। इसीलिए छोटा ही सही, लेकिन ये मीटिंग प्रेस क्लब के फैसिलिटीज़ में जो हम लोग आयोजित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसकी अहमियत, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक मैसेज हम लोग भेजने की कोशिश करें कि हिंदुस्तान के लोग भी दुनिया भर के लोगों की तरह अमन और शांति के पक्ष में हैं। इजरायली जो जुल्म गजा में किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि युद्ध विराम के अलावा, और ये मांग जायज़ मांग है, और कितनी जायज़ ये मांग है आप समझ सकते हैं कि सदर अमेरिका बाइडेन भी एक तरह से इन हालातों से मजबूर हो गए कि वो भी अब युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ख़तरनाक गजा की जो ज़मीनी हकीकत है कि अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो पूरी तरह से इजराइल के समर्थन में मैदान में उतरे हैं, वो भी अगर अपने आप को मजबूर फील कर रहे हैं, कितने ख़राब वहाँ के हालात होंगे। तो युद्ध विराम के अलावा मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक ऐसा जंग है जहाँ पे वॉर क्राइम्स बेशुमार जो हैं वो कमिट किए गए हैं। युद्ध से मतलब गजा के इन्वेजन से पहले इजराइल के जो सदर हैं, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, जिस तरह से उनके बयान आए हैं, जहाँ पे वो एक तरह से इजराइल के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई गजा में कोई बेकसूर इंसान नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून में हम अच्छी तरह इसको समझते हैं कि जब आप एक पूरे ही कौम को, एक पूरे पॉपुलेशन को इस तरह से डिमोनाइज करते हैं, इसका मतलब ये कि वॉर क्राइम्स में आपका मतलब यू आर गिल्टी ऑफ
orchestrating and helping to prepare the ground for war crimes. तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि फ़िलिस्तीन जो है, पैलेस्टाइन अथॉरिटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है, उनकी सरजमीन पे जो क्राइम्स हो रही हैं, मुझे लगता है कि दुनिया भर में ये मांग उठनी चाहिए कि इसकी जांच हो, आईसीसी के तहत जांच हो, मुकदमे दर्ज हों। इजराइल के प्रधान, अगर चलिए आप कह रहे हैं कि हमास ने भी वहाँ पे किया, उन पे भी मुकदमा, उनकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन इजराइल के लीडरों को नहीं कैसे बख्शा जाएगा। जिस तरह के बयान दे चुके हैं, जिस तरह से इजरायली फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये एक फिट केस है कि आईसीसी इस पे इन्वेस्टिगेशन खोले, सबूत इकट्ठा करे और इनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स जो हैं शुरू किए जाएं। तीसरी बात, बोलिविया, कोलंबिया, चिले, ऐसे 3-4 देश हैं जिन्होंने गज़ा की ज़मीनी हकीकत को देखते हुए ये फ़ैसला किया कि हम इजराइल के साथ जो नॉर्मल कूटनीतिक संबंध है, इन संबंधों को हम आगे नहीं चला सकते, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को कुचल डाला, एक ऐसे देश के साथ साधारण डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम नहीं रख सकते। मुझे लगता है कि हर देश में ये मांग उठनी चाहिए, और क्योंकि इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो 70 साल से जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो इंटरनेशनल, जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं, इसको इग्नोर करके, इसको वायलेट करके जो है अपना कब्ज़ा फ़िलिस्तीनी ज़मीनों पे जमा रखा है। और ये बुनियादी हकीकत हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। और ये इस जंग की इतिहास जो है 7 अक्टूबर को शुरू नहीं हुई। हकीकत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जो सलामती कौंसिल है, उनके रेजोल्यूशंस हैं जो कहते हैं कि इजराइल का फ़र्ज़ बनता है कि फ़िलिस्तीनी ज़मीन जो वेस्ट बैंक में, गज़ा में, ईस्ट जेरूसलम, इजराइल को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन इजराइल उनको छोड़ता नहीं है, बल्कि ज़मीन हड़पने की कोशिश में लगा हुआ है, वहाँ पे अपने सेटलर्स बसा रहे हैं। तो ये जो इजराइल की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, इसको भी देखते हुए मुझे लगता है कि हर देश में चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह से हम दबाव डालें इजराइल पे, और ये जो नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस वगैरह हो रहे हैं इजराइल के साथ, जिससे ये इजरायली पॉलिसी ज़्यादा जो है अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है, इस पे रोक लगाने की बहुत बड़ी इस पे कोशिश है, बहुत बड़ी कोशिश होनी चाहिए। आखिरी पॉइंट, जिस तरह से नेतन्याहू इजराइल की पॉलिसीज़ चला रहे हैं, इजराइल के लोग अब खुद कह रहे हैं कि इजराइल के अंदर जैसे अपार्थाइड स्टेट है, यहूदियों के लिए बचा कुचा जो आज डेमोक्रेसी अभी भी है, वो डेमोक्रेसी भी ख़त्म होने के कगार पे लगा हुआ है। जिस तरह से नेतन्याहू सरकार जुडिशरी को लेके वहाँ पे पॉलिसी बदलने की कोशिश कर रही है, बताया जा रहा है कि वहाँ पे कानून तैयार किए जाने की इजराइल की मीडिया पे भी जो है पूरी तरह से दबाव डाला जाए। आप देख सकते हैं कि इजराइल एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जो मतलब 2 किस्म के कानून हैं। जो सेटलर्स हैं वो बेरहमी से फ़िलिस्तीनियों पे हमला कर सकते हैं। परसों हमने खबर पढ़ी वेस्ट बैंक में, या कल की खबर रही है, कि अपने जो है जैतून के जो पेड़ हैं उसको हार्वेस्ट करने के लिए कोई फ़िलिस्तीनी परिवार वहाँ पे गए, और जो फादर थे वहाँ पे, उन्होंने अपना फ़ोन वहाँ भूल गए, वो वापस चले गए और सेटलर्स ने पकड़ के उनको वहाँ पे मार डाला। कोई केस नहीं दर्ज हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है। इस किस्म की कत्ल जो है वेस्ट बैंक पे मुसलसल इस साल मेरे ख्याल में लगता है कि 150 से ऊपर ऐसे लोग मारे गए हैं। तो ये जो एक डबल स्टैंडर्ड है, एक अपार्थाइड सिस्टम है, इसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात की जो नेगेटिव, मतलब यहाँ पे हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो इजरायली सरकार की बहुत सारी ऐसी अनडेमोक्रेटिक, एंटी डेमोक्रेटिक जो अप्रोचेस हैं, जैसे कलेक्टिव पनिश, सामूहिक जो है सज़ाएँ देना, या बग़ैर किसी मुकदमे या बग़ैर किसी लीगल प्रोसीडिंग के आपने किसी का मकान तोड़ दिया। ये मत भूलिए कि प्रेरणा जो है हम जो यहाँ के जो कट्टरपंथ, यहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं,
जो हिंदुत्ववादी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों में जो सरकार अपनी नीतियाँ चला रही हैं, वो इजराइल से सीख रही हैं ये सब। और मुझे लगता है कि इतिहास का सवाल अपनी जगह ठीक है, इस पर चर्चा हो, डिबेट हो, वन स्टेट सोल्यूशन, टू स्टेट सोल्यूशन, कैसा भी हो, लेकिन हिंदुस्तान का फ़र्ज़ बनता है कि वो फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े रहे। जिस तरह से जंग चल रहा है, जिस तरह से बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है, इसमें हिंदुस्तान की सरकार की आवाज़ उठनी चाहिए इसके ख़िलाफ़। और जो इलीगल तरीक़े से जो इजराइल की जो अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी, इसका नकल करना हिंदुस्तान की सरकार बंद करे। इसी में हम सब की भलाई है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं कि जो सीज़ फायर की जो मांग उठ रही है सारी दुनिया में, फ़िलिस्तीनी लोगों को बचाने का जो जिस तरह से लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, इस पे हम अपना भी आवाज़ उठाएं और ज़ोर से ज़ोर तरीके से हम दुनिया भर में इसको पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।